सरकार कह रही थी कि हमको होली पर्व या लेट हो रहा था वेतन भुगतान में तो हम कर देते। कहीं ना कहीं आशंका हमको भी है कि जो नियमावली है उसमें भी कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से शिक्षा विभाग जो है आंख में धूल झोंक रही है। पूर्ण वेतन और मूल वेतन ये दोनों दो चीज होता है। तो सरकार पूर्ण वेतन संरक्षण दे रही है, तो ये जो पुराने बैच के जो भी लोग हैं 17 साल 18 साल 15 साल काम करने वाले, तो उस समय भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक और बेसिक ग्रेड के शिक्षक, तो सरकार उसको पूर्ण वेतन संरक्षण जो लिख रही है, लेकिन ऐसे व्यवस्था अगर होती है तो यह शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा होगा। टोटल जो वेतन होता है जबकि होना चाहिए मूल वेतन संरक्षण, लेकिन अगर पूर्ण वेतन होगा तो पूर्ण वेतन और मूल वेतन में आकाश जमीन का अंतर है। और अगर ये बातें हैं जो कि उसमें पूर्ण वेतन में क्या हो जाएगा अगर 31,000 जिसको पूर्ण वेतन जिसका 31,000 है, अगर HR जो है 8% मिल रहा होगा तो 48,000 समथिंग मिल। सरकार बहुत ही चालाकी से और तकनीकी रूप से भी हम शिक्षकों के आंख में धूल झोंक के और लगातार वो अपना मकसद में कामयाब हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है ई शिक्षा कोष ऐप, जिसको लेकर के अब जो है स्पष्टीकरण भी शिक्षकों से मांगा गया था। 24 घंटे की मोहलत भी दी गई थी कि आप स्पष्टीकरण करें कि आखिर जो इन आउट जो होता है ऐप में, यानी स्कूल में जो विद्यालय पढ़ाने के लिए आते हैं समय पर और जो बाहर जाते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां देखी जा रही थी, जिसको लेकर के शिक्षकों से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसी बीच जो है स्पष्टीकरण मांगने में जो रिटायर हो चुके हैं शिक्षक, उनका भी लिस्ट में नाम था, और साथ ही साथ जो शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे थे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन वो नहीं मिला है। लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिला लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी तक लंबित है, उसमें जो है बस ये आश्वासन दिया जाता है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि बहुत जल्द ही इस पर जो है कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सभी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा, लेकिन उसमें भी ये मामला लंबित दिखाई दे रहा है। तो शिक्षकों की अनेकों समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं से हम बातचीत करेंगे और अवगत होंगे कि क्या समस्याएं हैं शिक्षकों की। तो शशिरंजन सुमन जी हैं हमारे साथ, शिक्षक नेता हैं और शिक्षक भी हैं साथ में, और शिक्षकों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शिक्षा विभाग जो है इस तरह का रवैया जो है शिक्षकों के साथ अपना रहा है और तुरंत जो है निदान किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है। तो शशिरंजन सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग ई शिक्षा कोष ऐप पर ही आ जाते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही जब से ये ऐप आया है शिक्षकों के लिए एक सिरदर्द ही बना हुआ है, पूरा फेल सिस्टम है, ऐसा ही कहा जा रहा है। बिल्कुल, ई शिक्षा कोष ऐप की जो शुरुआत हुई थी उसी समय से हम लोग लगातार इसको डिबेट में रखते रहे हैं। विभाग पता नहीं किस प्रकार से उस ऐप का निर्धारण किए कि आज तक वह ऐप सही से काम नहीं कर रहा है और इसका खामियाजा जो है शिक्षक को भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल के दिनों में 4-5 दिन पहले विभाग के द्वारा VC के माध्यम से इस पे समीक्षा की गई और उसके बाद पुनः जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिलों में मतलब पुनः मतलब कि इस चीज़ को लेके अपने अपने विभाग में खंगालना शुरू किए। और मेरे ही जिला का उदाहरण है कि 1522 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण किया गया। जब हम लोगों ने उस सूची का अवलोकन किया तो उस सूची में हम लोगों ने देखा कि जो शिक्षक इस शिक्षा कोष ऐप 2023 में आया है और मेरे ही प्रखंड के एक शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु कोरोना के काल में 2020 में हो गई थी और उनका उस ऐप के माध्यम से अभी भी जो स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये विभाग के आला अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि जिस दौर में शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है या जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है या कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी उस पर डाटा अभी तक अपलोड है। तो ये केवल शिक्षकों पर ही स्पष्टीकरण होगा या विभागीय पदाधिकारियों पे भी होना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें 1522 में हम तो चिन्हित किए हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका नाम 2-2 बार है, 2-2 आईडी है और दोनों आईडी पे शो कर रहा है, जबकि कुछ ऐसे समस्याएं
जब स्पष्टीकरण का जवाब लेकर शिक्षक वहाँ पे पहुँचने लगे 4 बजे के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बहुत लंबी भीड़ लग गई थी और शिक्षकों के दुख दर्द अपना सब बयान कर रहे थे, लोग लिखित भी दे रहे थे, उसके साक्ष्य में अपना डॉक्यूमेंट भी दे रहे थे कि वैसे शिक्षकों का भी लगभग 25 से 30% वैसे शिक्षक हैं जिनकी हाजिरी दर्ज है उनके अपने आईडी पे, लेकिन पता नहीं विभाग किस आईडी से, वो विभाग का क्या स्रोत था कि इन और आउट दोनों, मतलब कि ये अपसेंट उस पर शो कर रहा है। दूसरी बात है कि देहाती, सुदूर देहाती क्षेत्र में अभी भी मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। दूसरी समस्या एक रहती है मोबाइल चार्जिंग की भी। अब सुबह जो शिक्षक जाते हैं उस समय हो सकता है उनका मोबाइल चार्ज रहा हो तो इन तो कर लेते हैं, लेकिन 4 बजे तक अगर मोबाइल उनका डिस्चार्ज हो गया तो आउट नहीं हो पाते हैं। और वैसी परिस्थिति में इसका कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि आप स्कूल आईडी से भी बना सकते हैं। जैसे इन के समय अगर आपका मोबाइल नहीं काम कर रहा है तो वहाँ विभाग के द्वारा विकल्प दिया गया है कि आप स्कूल के प्रधानाध्यापक के आईडी से आप इन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग लगातार इसको संज्ञान में विभाग को देते रहे हैं, लेकिन विभाग इसका निदान निकालने के बजाय सिर्फ शिक्षकों के मत्थे दोषारोपण करके और उनका वेतन काटने का एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। से भी अपडेट नहीं किया गया, जो मृत हो गए शिक्षक रिटायर्ड हैं उनका भी लिस्ट में नाम जी है। कई सारे जगहों पे हैं, कई सारे जिलों में हैं और आए दिन अखबार में प्रतिदिन प्रमुख खबरें हुआ करती है शिक्षा विभाग की कि फलाने जगह इतने शिक्षक का स्पष्टीकरण किया गया। खगड़िया में भी वही हाल है, सुपौल में है, बेतिया में है, हर जगह से निकल रहा है जी। सब जगह यही हाल कमोबेश दिखाई दे रहा है। जो शिक्षा विभाग की गलतियां हैं वो खुद मानने को तैयार नहीं है और जो अपडेट होना चाहिए था, जो शिक्षक अब नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल से रिटायर हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ी है शिक्षा विभाग की तरफ से। और स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है, लेकिन ऐप में जो बग्स हैं, खामियां हैं, उसको दूर नहीं किया जा रहा है। और जबकि इस संबंध में हम लोगों के पहल पे माननीय विधायक मुकेश कुमार यादव जी द्वारा विधानसभा के सत्र में, पिछले सत्र में ही मुद्दा उठाया गया था, तो विभाग के द्वारा लिखित जवाब दिया गया कि 95% मेरा सही है, जबकि अगर हकीकत देखा जाए तो 75% भी सफल नहीं है। और उसमें विभाग बचने के लिए लिख दिया कि भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। तो जब तक आपका सही से ऐप काम नहीं कर रहा है, फिर इन शिक्षकों को आप तबाह क्यों कर रहे हैं? और उसमें भी संशोधन, एक हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, विभाग को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 1500 या 1000 या 800 शिक्षकों को 4 बजे के बाद स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे में देने के लिए आप कहते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो कैसे आएंगी और जाएंगी? ये इसका अगर स्पष्टीकरण किया ही जा रहा है तो बीओ के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा होना चाहिए। और जब विभाग के द्वारा ही विधानसभा में के क्वेश्चन के जवाब में दिया गया है कि भौतिक सत्यापन के आधार पर पेमेंट करना है, तो फिर यह पदाधिकारियों के द्वारा भय का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है कि 24 घंटा में स्पष्टीकरण नहीं दीजिएगा तो आपका वेतन हेल्ड अप कर दिया जाएगा? तो इन सब चीज़ों को विभाग को सोचना चाहिए, संवेदनशील होकर, मानवीय दृष्टिकोण से। और धरातल पे पदाधिकारी जो हैं, इनके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी इनको फीडबैक लेना चाहिए कि क्या स्थिति है। मतलब वही है कि विभाग की तरफ से जो है एक फरमान निकाल दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर जो है आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। थोड़ा मोहलत और समय भी देना चाहिए, ये सब सोचना चाहिए, लेकिन मानवीय पहलुओं को नहीं ध्यान में रखती है शिक्षा विभाग, बस अपना फरमान निकाल दिया। और शिक्षक बिना मतलब का परेशान होते हैं जी। अच्छा, ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो बने हैं, जो राज्यकर्मी के लिए बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, सक्षमता परीक्षा भी दे चुके हैं, अब जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की बात थी और विशिष्ट शिक्षक बन गए और जनवरी के पहले हफ्ते से ही जो है उनकी ज्वाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो अब जो है राज्यकर्मी का जब दर्जा मिल चुका है उनको, तो फिर आखिर उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी बड़ा मतलब शिक्षा विभाग का ही ये मतलब गड़बड़ी दिखाई देती है। शिक्षा विभाग की जो नीति है और नियत है, यह दोनों ही संदेह के घेरे में है। यही शिक्षा विभाग है जो बीपीएससी TRE 1 बहाली होने के बाद मात्र 14 दिनों में लाखों शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया था। और आज वही शिक्षा विभाग है जो 1.5 साल के बाद लगभग 1,87,000 विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ढिढोरा पीट रही है, चाहे राज्य सरकार हो या शिक्षा विभाग,
लेकिन उसका वेतन जो है 3 महीने से अधिक गुजर जाने के बाद और होली जैसे महापर्व पर भी भुगतान नहीं हुआ, और अब तो मुस्लिम भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण पर्व है और काफ़ी खर्चीला पर्व होता है, रमज़ान का जो माह होता है, और आने वाले अगले सप्ताह में ईद पर्व भी है, लेकिन नहीं लग रहा है कि 50% भी विभाग जो है शिक्षकों का वेतन भुगतान करने जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की खामी है कि आप जहाँ बीपीएससी शिक्षकों का 14 दिनों के अंदर भुगतान किए, वहीं आप यहाँ 3 महीने से अधिक होने जा रहा है और आपका सिस्टम जो है फेल्योर है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जो है भेदभाव भी है, और शिक्षकों के समस्या का निराकरण नहीं करने का उद्देश्य ही झलकता है। देखिए, कुछ शिक्षक जो हैं और शिक्षक संघ की तरफ से जो है के पाठक का दौर याद किया जा रहा है कि उस समय के पाठक थे, भले ही वो फरमान निकालते थे, बहुत कड़क थे, लेकिन समय पे वेतन भुगतान हो जा रहा था। लेकिन अब ऐसी सिद्धार्थ है तो आरोप लगा है कि ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति में खामी और खूबियां होती हैं। तो के पाठक के दौर में वेतन का भुगतान हो या नए शिक्षकों का नियुक्ति के बाद जो वेतन की प्रक्रिया थी, तो कुछ जो है वो मतलब कि पॉजिटिव था, बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक भी थी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और के पाठक जी का विदाई भी हुआ। और एस सिद्धार्थ जी काफ़ी मीठा बोलते हैं, कड़क मिजाज के नहीं हैं, लेकिन काम का जहाँ तक बात है, अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये कैसा सॉफ्टवेयर है। एक और आप ई शिक्षा कोष पे 6 लाख शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और दूसरी ओर आपका कैसा ऐप है कि 5 महीना से आपका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव तो स्पष्ट झलकता है कि जहां सरकार की अपना जो काम महत्वाकांक्षी योजना है उसको वह लागू कर देती है, लेकिन जहां सुविधा देने की बात है तो आज 5 महीना बीतने के बाद भी 200 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है, और प्रतिदिन शिक्षा विभाग सुर्खियों बटोर रही है कि आज 10,000 कर रहे हैं, तो आज इतना कर रहे हैं। कभी असाध्य रोगी तो कभी पति पत्नी तो कभी पति तो कभी पत्नी, माने इस तरीके से प्रतिदिन एक न्यूज नया क्रिएट करना है, लेकिन शाम होते होते कुछ होना नहीं है। सदन में भी देखिए कि विधान परिषद में खूब हंगामा होता है शिक्षकों के मुद्दे पे। सब एमएलसी जो हैं विपक्ष वाले वो सभी लोग घेर लेते हैं शिक्षा मंत्री को, लेकिन कुछ भी शिक्षक के लिए कुछ विपक्ष वाले तो एमएलसी घेरते ही है, सत्ता पक्ष के भी एमएलसी घेरते हैं। और ये तो आप लोग के दबाव में घेरते हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन वह खेल है बस, और उससे शिक्षकों को कुछ नहीं हो रहा है। केवल मुद्दा रख देने से, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से आप ही के स्टूडियो में कई बार कहा हूँ कि केवल हम लोगों का मुद्दा आप रखते हैं। अभी विधानसभा में हंगामेदार सत्र चल रहा है, बाहर में भी बहुत सारे लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन उससे शिक्षकों को क्या लाभ हो रहा है? वो भी अपना पब्लिसिटी स्टैंड कर रहे हैं, केवल कि हम शिक्षकों के रहनुमा हैं, हम शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो निदान क्या हो रहा है? शिक्षक तो आज भी जो 400 किलोमीटर पर दूरी पे हैं, 5 महीना से फॉर्म भर के वो प्रतिदिन इंतजार करते रहते हैं कि अब कब हमारी घर वापसी होगी। तो कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन निदान कुछ हो नहीं रहा है। डोमिसाइल वाला जो नीति का मामला था, वो भी आप देखेंगे कि जब सत्ता पक्ष से हट गए थे बीजेपी, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार थे, तो सभी लोग इसी का राग अलापते थे, भाजपा वाले भी, कि हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करा देंगे। अब सत्ता में फिर भी डोमिसाइल नहीं हुआ, यहाँ कुल मिला के एक ही चीज़ है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही रहेंगे। यहाँ विपक्ष बदलता है, सत्ता पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नीतीश जी यथावत हैं। विपक्ष का कुर्सी कभी भाजपा कभी आरजेडी। तो डोमिसाइल की नीति जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, एकदम 100% है कि उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, और डोमिसाइल की नीति जब लाई गई तो उस समय क्या बहुत अच्छा नीति था क्या? और उस समय बीजेपी विरोध में थी। आज बीजेपी सत्ता पक्ष में है, तो आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति खत्म होना चाहिए। तो ये जब सत्ता में रहते हैं, सत्ता के भागीदार रहते हैं, तो उस समय इनको सही गलत का फर्क नज़र नहीं आता है। तो कुल मिला के बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब जो शिक्षक का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, तो वही है क्या? मतलब ये नीयत ही साफ नहीं है, ऐसा आपके तरफ? बिल्कुल, नीयत अगर साफ रहती तो जब आपका सॉफ्टवेयर 6 लाख शिक्षकों से हाजिरी बनवा रहा है, करोड़ों बच्चों का अपलोड उस पर हो गया है, तो क्या ये 1,90,000 का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है क्या? और वो भी 5 महीने से।
प्रतिदिन आप जो है कमेटी बनाते हैं, कमेटी के नाम पर 2 महीना खेपते हैं, जानबूझ करके जो है सरकार आप जो है तो इधर एक तरफ काउंसलिंग कराते हैं, दूसरे तरफ अभी पोस्टिंग का नीति नहीं आपका निर्धारण है, जो मन में आता है वही। तो राजतंत्र को भी फेल करने वाला जो सिस्टम है शिक्षा विभाग का, जब नियमावली आती है तो कुछ और रहती है, और नियमावली जब आगे बढ़ जाती है तो फिर जो है उसमें संशोधन होते रहता है। और यह आज से नहीं हो रहा है, 2005 में जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी और उस समय से दर्जनों नियमावली आई और सैकड़ों संशोधन हुए। तो ये पूरा वर्क जो है उस पर काम ही नहीं होता है कि क्या हमको करना है, बस जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी है बस गाड़ी जा रही है, अभी कहाँ जाके एक्सीडेंट करेगी इसका कोई अता पता विभाग को भी नहीं है। सरकार ने तो बाकायदा जो है नीतीश कुमार गांधी मैदान में पूरा टेंट वगैरह लगवा करके नियुक्ति पत्र बांटा गया, कहने लगे कि जैसे हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, शिक्षकों को यहाँ बनाया है, विशिष्ट शिक्षक भी उसमें बने हैं, लेकिन जो है नौकरी तो दे रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दे पा रहे हैं सही समय पर। नौकरी भी दे रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद तो बहुत भारी झोल भी हुआ है ना, इतना ज़्यादा मतलब विशिष्ट शिक्षक पे चर्चा हुआ, हम लोग भी किए और आज तक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी तीसरा सक्षमता का फॉर्म जारी है, हम लोग आज भी नहीं भर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कमियां हैं, और उसी कमी को लेके हम लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था और आज भी हम लोग अड़े हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे विशिष्ट शिक्षक भाइयों से कि आप तो अपना निर्णय लेके चले गए, लेकिन जो लोग रुके हुए हम लोग जैसे, उन लोगों के ऊपर भी समझिए तो हम लोगों के रुकने के कारण आपका कुछ समस्या सॉल्व हो रहा है। और आने वाले समय में भी शुरुआत से ही हम लोगों ने सेवा निरंतरता, प्रमोशन और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की थी, और आज हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो विशिष्ट हैं, जो आवेदन भरे बहुत दूर सुदूर देहात में थे, उनका था कि हम नियोजित के रूप में यहीं हमको काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने पहला सक्षमता परीक्षा दिया भी इस उम्मीद में कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आज जब परीक्षा के बाद 8 महीने बाद पदस्थापन हुआ और पदस्थापन के बाद भी जो है स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग सरकार से हर नीति पे लड़ेंगे, लेकिन जो शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं उनको कृपया आप लोग प्रेशर नहीं करें कि वो भी सक्षमता का फॉर्म भरे। अगर वो रुके हुए हैं तो वो आपका भी हित कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे जैसे सरकार ने और माननीय एसीएस महोदय ने जब 3 बार सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने या न बैठने वाले के ऊपर तलवार लटका दी थी कि उसको हम नौकरी से हटा देंगे, और हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया और कोर्ट गए, तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उस चीज़ को हटाना पड़ा, और कोर्ट के द्वारा भी राह दिया गया कि जो सक्षमता परीक्षा न दें, नियोजित बना रहने चाहते हैं तो बने रहेंगे। दूसरा था कि शुरू में 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा था, हम लोगों के विरोध के कारण उनको यथावत जहाँ जिस स्कूल में है उसी स्कूल में तत्काल जो है पोस्टिंग कर दी गई। लेकिन ऐसे में अब शिक्षक 2 ध्रुव में बटे, जो सक्षमता परीक्षा 1 जो दिए और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा लिया, उसमें 2 गुट बट गया। एक तो जो जिनकी इच्छा थी कि हम अपने गृह जिला में स्थानांतरण हो जाएंगे, उनको भी पुनः वहीं पे रहने दिया गया, तो उनमें भी जो है आक्रोश का भाव है। और दूसरा है कि एक जो है वो चाह रहे थे कि नहीं हम जहाँ हैं वहीं हैं, लेकिन अभी जो विभाग का रूल है वह यथावत मतलब तत्काल दिया गया है, लेकिन कब उनके ऊपर वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाएगा जबरन वाला, तो हम लोग जबरन स्थानांतरण के भी विरुद्ध थे। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था प्रमोशन का, और प्रमोशन जब हमारा 12 साल और 8 वर्ष की सेवा पूरा हो चुकी है तो सरकार को प्रमोशन देना चाहिए, और यह प्रमोशन न देना पड़े इसलिए बार बार जो है इस तरह का सक्षमता का जो है अभियान चला के चाह रही है गवर्नमेंट कि किसी तरह हम सबको विशिष्ट बना दें। लेकिन अभी भी बिहार में 1 लाख से ऊपर शिक्षक हैं जो अभी बचे हुए हैं। अभी तीसरा चरण का भी हुआ है, लेकिन जो डेट था उस पर डेट पे विभाग के द्वारा कोई संख्या प्रदर्शित नहीं किया गया है और केवल ठगा जा रहा है सारे लोगों को। सरकार ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक को कुछ दर्जा दे रही है, राज्यकर्मी का, बीपीएससी शिक्षक हो या हम लोग हों, सभी कैटेगरी सभी संवर्ग के शिक्षकों को सरकार जो है ठगने का काम कर रही है। मतलब सरकार जो है धोखे में रख रही है शिक्षक को, सक्षमता परीक्षा के माध्यम से परीक्षाएं तो ले रही हैं लेकिन जो है ठग ही रही है, और उनका जो विशिष्ट शिक्षक बन जा रहे हैं। एक तो पहले भी आरोप लगा था कि राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो सक्षमता परीक्षा दीजिए, और जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको 0 से शुरुआत करनी होगी, जो वेतन जो ज़्यादा पा रहे हैं वो भी कम हो जाएगा उनका। अभी तो एक और जो जब सरकार कह रही थी कि हमको
होली पर्व या लेट हो रहा था वेतन भुगतान में तो हम कर देते हैं जो शुरुआती है। कालांतर में एक पत्र जारी किया गया डायरेक्टर महोदय की तरफ से। कहीं ना कहीं आशंका हमको भी है कि जो नियमावली है उसमें भी कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से शिक्षा विभाग जो है आंख में धूल झोंक रही है, उस नियमावली में है। और उसका एक स्पष्टीकरण पिछले दिनों माननीय विधान पार्षद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी सदन में क्वेश्चन किए थे, उसमें भी आया है लिखित जवाब शिक्षा विभाग के द्वारा। ये आशंका है, मैं भी चाहता हूं कि उनको अगर पूर्ण वेतन संरक्षण है तो मिलना चाहिए, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से विभाग जो है शिक्षकों के आंख में धूल झोंकी है। वह है क्या कि लिखा हुआ है कि पूर्ण वेतन संरक्षण। अब जो विश्लेषक हैं, विभाग के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि पूर्ण वेतन और मूल वेतन ये दोनों दो चीज़ होता है। तो सरकार पूर्ण वेतन संरक्षण दे रही है, सेवा निरंतरता तो नहीं दे रही है। तो पूर्ण वेतन संरक्षण का अर्थ होता है कि जो नियोजित के रूप में मिल रहा है वही वेतन आपको राज्यकर्मी के रूप में भी मिलेगा। तो ऐसे में जो 2003-05 के शिक्षक हैं जिनकी गणना 6 से होती है, या जो वर्ष 2006 में नियोजित है, या 2010 में जो पूर्व से प्रशिक्षित थे और उनका नियोजन हुआ था, तो ये जो पुराने बैच के जो भी लोग हैं 17 साल 18 साल 15 साल काम करने वाले, ये सभी लोगों को लॉस होगा। या जो टीईटी से भी 2013 में जो गए हैं शिक्षक बने हैं नियोजित विशिष्ट बने हैं, तो उनका भी मूल वेतन घट रहा है। तो उनको तो कहीं ना कहीं एनपीएस कटौती और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो दर्शा के जोड़ के पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दे देगी। यही चीज़ 2015 में जब 5200 का स्केल मिला था नियोजित शिक्षकों को बिहार में पहली बार, तो उस समय भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक और बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो 2014 में बहाल हुए थे, तो उनका जो वेतन एक हो रहा था। तो उसमें एक विभाग ने दिया कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको स्पेशल अलाउंस के रूप में 1000 रुपया अधिक दिया गया। तो मुझे आशंका है इस बात की कि जिन लोगों का एनपीएस और अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ के भी नहीं पूरा होगा, तो सरकार उसको पूर्ण वेतन संरक्षण जो लिख रही है, तो अब मुझे जो लग रहा है कि वही चीज़ होगा कि दोनों को जोड़ के और जो घटेगा वो स्पेशल अलाउंस के रूप में उन शिक्षकों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे व्यवस्था अगर होती है तो यह शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा होगा। जी, मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि आप जो पूर्ण वेतन संरक्षण जो है, यानी कि टोटल जो वेतन होता है वही, जबकि होना चाहिए मूल वेतन संरक्षण। अभी जैसे हमारे जो संवर्ग के लोग हैं, हमारे जो बैच के लोग हैं, उनका 31,340 अभी नियोजित के रूप में मिल रहा है, तो ये मेरा मूल वेतन हुआ। लेकिन अगर पूर्ण वेतन होगा तो पूर्ण वेतन और मूल वेतन में आकाश जमीन का अंतर है। और अगर ये बातें हैं जो कि उसमें पूर्ण वेतन में क्या हो जाएगा अगर 31,000 जिसको पूर्ण वेतन जिसका 31,000 है, अगर एचआर जो है 8% मिल रहा होगा तो 48,000 समथिंग मिलता है। और अभी अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो निर्धारण हो रहा है तो 25,000 पे ही हो रहा है मूल वेतन। तो उनके मूल वेतन में 6,000 का लॉस हो रहा है। और सरकार की भावना जो है, अगर मान ले जाए कि 31,000 ही देना है, तो जब इतना 3 महीना लेट हुआ ही तो आप पूर्ण रूपेण वेतन निर्धारण करके ही भुगतान करते हैं। आनंद फानन में अगर आपको पेमेंट देना था तो जब आप 25,000 पर निर्धारण कर ही रहे हैं तो आप 31,000 पर निर्धारण करने में आपको क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं आशंका का जन्म जो है आप दे रहे हैं और वो जो है सही जो हम लोग सोच रहे हैं वही आशंका जो है तो साबित होने जा रही है। लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो इसके लिए मतलब कि प्रतिकार होगा इसका। और ये हमारे शिक्षकों को समझने की बात है कि सरकार बहुत ही चालाकी से और तकनीकी रूप से भी हम शिक्षकों के आंख में धूल झोंक के और लगातार वो अपना मकसद में कामयाब हो रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि शिक्षकों के साथ जो है छल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और चालाकी से जो है ये सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि शिक्षक जो है इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहें और सरकार जो है अपना काम भी करते रहें और शिक्षक को बस परेशान करना सरकार का काम है। यही आरोप? बिल्कुल। चलिए, तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पे अब विराम देना चाहेंगे। और ये चर्चा आपको कैसा लगा है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।